नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्रेसिव यूथ में। मैं हूं आपके साथ अक्षता झा और आज हेल्दी यूथ में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जहां हम ओरल कैंसर के बारे में बात करेंगे डॉक्टर रोहित कुमार से, जिनसे हम जानेंगे क्या होता है ओरल कैंसर, कैसे इससे बचा जा सकता है, शुरुआती लक्षण क्या है। तो सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू अक्षता फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। औरल कैंसर अभी के ज़माने में एक ऐसा प्रेवलेंट डिजीज़ है जिसमें लोग बचता नहीं है, लेकिन औरल कैंसर पहले है क्या, इसको जानने के लिए कुछ मुद्दे पर बात करना पड़ेगा। अभी ये जो औरल कैंसर है ये लाइकली बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा क्यों फैला है? क्योंकि हमारे जो इंडिया में ऐसा भी रूरल एरियाज़ है, अर्बन एरियाज़ है, जहाँ टोबैको का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा म्यूकोशा वगैरह इतना थीन हो जाता है। जो मुंह का अपना एक स्ट्रक्चर है जो कि ओरल म्यूकोशा होता है, उसमें लोग क्या करता है, खैनी रखना शुरू करता है, जिसमें उसमें धीरे धीरे अल्सरेशन होता है। अल्सरेशन को लोग नज़रअंदाज कर देता है, जिसके कारण ये अपने एक प्रोग्रेशन में जाता है। लोगों को पता नहीं चलता शुरुआती लक्षण क्यों होता है, और वो लोग हेजिटेट करता है जो डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। तो उससे क्या होता है, पता ही नहीं चलता उसको ओरल कैंसर है या नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रारंभिक तरीके से जांच कराना चाहिए। इसी प्रारंभिक जांच में ही पता चलता है ओरल कैंसर का प्रेवलेंस क्या है। जी, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि शुरुआती लक्षण में लोग हेजिटेट करते हैं या कई बार उनको पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, या ये कैंसर है या फिर नॉर्मल। कई बार ऐसे मुंह के छाले होते हैं, बहुत लंबे समय तक भी कुछ लोगों को मैंने देखा है कि मुंह के छाले से वो सर्वाइव कर रहे हैं। बाद में ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ लेके ठीक हो जाते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें शुरुआती लक्षण, ये कैंसर की तरफ जा रहा है या फिर ये नॉर्मल कुछ है? ओके, जनरली क्या है, लोगों के मन में ये बहुत बड़ा भ्रांति है कि मुंह का छाला कैंसर हो गया, ठीक है। और एज ए ओरल सर्जन या एज ए डेंटल सर्जन हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा छाला या मुंह में होने वाली घाव कैंसर नहीं होता है। पहला यहाँ दो चीज़ समझना होता है, एक है प्री कैंसरस लीजन, एक है प्री कैंसरस कंडीशन। तो प्री कैंसरस लीजन एक ऐसा चीज़ है जिसमें यदि सिवियरिटी कुछ हुआ तो वो कैंसर में तब्दील हो सकता है, वो कैंसर नहीं है। लोग यहाँ मिसगाइड होता है। लेकिन इसको जानने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटर पर आके उसका प्रारंभिक जांच कराना पड़ेगा। वो जांच यदि हुआ तभी तो बता पाएगा जी ये कैंसर है या नहीं है। तो समझना क्या है, ये प्री कैंसरस लीजन है या प्री कैंसरस कंडीशन है। WHO के हिसाब से प्री कैंसरस कंडीशन फिर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मोर लाइकली कैंसर हुआ होता है लेकिन पता नहीं चलता है। जैसे इसमें कुछ हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे लाइकन प्लेनस, ओरल लाइकन प्लेनस होता है। इसके बाद ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है, जिसको कहते हैं मुंह कम खुलता है किसी का। वो जनरली क्या होता है, हम लोग के यहाँ सुपारी खाने वाला, पान खाने वाला या इस टाइप का जो डेलिटेरियस हैबिट है, जिसको हम लोग आम तौर पे यूज करते हैं, टोबैको या गुटखा, उसके कारण जो है मुंह रेस्ट्रिक्ट कर जाता है, खुलता नहीं है। मुंह नहीं खुलता है तो लोगों को लगता है मुंह नहीं खुल रहा है, इसको छोड़ देता है, ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन उसका जांच कराना चाहिए। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस फिर क्या है, उसमें अपना अपना एक लक्षण है, ग्रेड है, पता नहीं चलता है। यदि 4th स्टेज तक चले जाता है तो वो कैंसर का ही ये प्रारूप है। लेकिन समझना ये है कि कंडीशन क्या है और लीजन क्या है। जैसे लाइकन प्लेनस हुआ, लाइकन प्लेनस में भी धीरे धीरे प्रोग्रेशन होता है, तो वो धीरे धीरे करके आगे चल के कैंसर में तब्दील हो जाता है। लेकिन ओरल लाइकन प्लेनस का एक हम लोगों का फंडामेंटल्स ये है, जब जांच में हम लोग देखते हैं जो ये कैंसर है कि नहीं, यही क्वेश्चन है ना। तो इन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हम लोग पहले वहाँ के व्हाइटिश पैच को स्क्रैप करने का कोशिश करते हैं। यदि वो स्क्रैपेबल होता है तो 90% वो ओरल कैंसर नहीं है। 10% फिर कंफर्म करने के लिए यदि डाउटफुल या सस्पेक्टेड होता है तो हम लोग आगे की प्रक्रिया में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे इन्वेस्टिगेशंस हैं। पहला इन्वेस्टिगेशंस ये है कि आप उस म्यूकोसा को अच्छे तरीके से माने स्क्रैप करके देख लीजिए। यदि आपका वो चीज़ पता चला तो आप बायोप्सी के लिए भेजिए। तो बायोप्सी डिफरेंट तरीके का होता है, ब्रश बॉर्डर होता है या सर्जिकल होता है, एक्सिजनल होता है, इंसिजनल होता है। इन ज़्यादा डिटेल में इन पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट ये है कि बायोप्सी से हम लोग एक कन्फर्मेशन लेते हैं कि ये ओरल कैंसर तो नहीं है या कैंसरस सेल इसमें तो नहीं है। यदि मैलिग्नेंसी थोड़ा बहुत भी सस्पेक्टेड है तो आपको देन एंड देयर तभी प्लान करना चाहिए और पेशेंट को अच्छे तरीके से एजुकेट करना चाहिए और कारण ढूंढना चाहिए ये क्यों है, वजह क्या है। लेकिन अभी तक जितना हम अभी के प्रैक्टिस में देख पा रहे हैं या देखे हैं,
सबसे ज़्यादा यदि ओरल कैंसर का फैलाव देखें हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग जो खैनी यूज करते हैं टोबैको, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हम लोगों को टोबैको ही दिखा है। साथ में अभी जितना यंगस्टर है तरह तरह का गुटखा इस्तेमाल करता है, गुटखा इस्तेमाल करते करते एट्रीजन होता है, छाला होता है, सब तरीके का चीज़ होता है और इसके कारण जो है ये बढ़ते चले जाता है। कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी एरिया में ये भी देखा जाता है कि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, हो सकता है उसका या तो कहीं इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई परेशानी है जो ओरल कैंसर में तब्दील हो रहा है। अब कभी कभी दो क्वेश्चन यहाँ भी आता है, सर हम कुछ नहीं खाते हैं फिर भी हमको कैंसर कैसे हुआ? Exactly, मैं इसी क्वेश्चन पे आ रही थी। जैसा कि आपने नशीली पदार्थों का प्रयोग कहा जो यंगस्टर्स करते हैं, पर बहुत ऐसे भी लोग हैं जो किसी तरीके का गुटखा, पान, तंबाकू ऐसी चीज़ों का कंजम्पशन नहीं करते हैं और उनको फिर भी ओरल कैंसर जैसी बीमारी होती है, तो उसका क्या कारण है? क्या खान पान में या क्या किस तरीके से आप इसको समझते हैं? इसमें हम लोगों को समझना है कि जिस किसी को नहीं है उसको कैंसर है, लेकिन वो पेशेंट का कहना यही होता है कि हम मेरे यहाँ हैबिट ही कोई नहीं है तो हमको कैसे हो गया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को देखना है कहीं हेरिडिटी में कहीं तो नहीं आया हुआ है। पहला पॉइंट जेनेटिक्स का, क्योंकि जब कभी भी वो कहीं ना कहीं उसके फोर फादर या ग्रैंड फादर कहीं से आया हुआ तो डीएनए या कुछ भी उसके जेनेटिक्स में आया हुआ है तो हो सकता है म्यूटेट करके वो कैंसरस सेल में बना हो, पहला रीजन। दूसरा, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड का मतलब हो गया उसका खान पान इतना ज़्यादा डिलीटेरियस होगा या वो चीज़ों को नहीं कंज्यूम कर पाता होगा जो बोन मेरो कभी जो है ब्लड कैंसर हो जाता है तो धीरे धीरे करके उसका जो सेल होता है ना वो डैमेज होने लगता है जो पता नहीं चलता है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल फिजियोलॉजी के हिसाब से होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को कहना ये अनुचित है, जो ये चीज़ किसी भी हेल्दी पर्सन में नहीं हो सकता है। ये हो सकता है जैसे अभी एक रिसेंट कहीं रिसर्च हम पढ़ रहे थे, जो एक पेशेंट था कहीं एडमिटेड था और उसको कैंसर मना हुआ और कभी भी इतना जांच के बाद भी ये पता नहीं चला उसको कैंसर कहाँ से हुआ। लेकिन यहाँ पर हम अवेयर करना चाहेंगे तुम्हारे चैनल के माध्यम से, जो हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक का जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक ही ले रहे हैं तो हम लोग वो प्लास्टिक का डिस्पोजल में ले रहे हैं तो हम लोग को उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। अब ये देखा गया है कि वो प्लास्टिक जो है वो भी कार्सिनोजेनिक है, हम लोगों को पता नहीं है। यदि हम लोग को कुछ हेल्दी डाइट सब कुछ है और फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है फिर भी हमको कैंसर हो रहा है, तो उसका जो इंटेक है, जैसे गर्म चीज़ कुछ भी उसमें डालते हैं तो उससे एक कुछ ना कुछ उससे केमिकल रिएक्शन होता है उस बॉटल या उस कंटेंट से जो प्लास्टिक का बना हुआ है, वो धीरे धीरे करके शरीर में जाता है और वो तुम्हारा म्यूटेट करता है जिसके कारण ये कैंसर होता है। हमको लग रहा है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है फिलहाल, और पूछो जी। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने लक्षण की बात की या क्या होता है ओरल कैंसर, ये हमने आपसे जाना। अब जो प्रिवेंटेशन है इसका और खान पान से रिलेटेड भी मेरा ये सवाल है, क्या खान पान में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़्यादा कंजम्पशन से ऐसी, मतलब अगर हम कहें कि अगर किसी के पास कोई डायबिटिक है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीनी खाने से, बट फैट फूड खाने से या कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेने से उनको परेशानी हो सकती है, तो क्या उस तरीके के कोई फूड आइटम्स है जिससे ओरल कैंसर के तरफ इंसान जा सकता है ज़्यादा कंजम्पशन से? साथ ही साथ इसके क्या प्रिवेंटेशन है, किस तरीके से वो बचा सकते हैं खुद को और क्या हेल्थ या हाइजीन उनको मेंटेन करना चाहिए? देखो, ओरल हाइजीन सबसे बड़ा बात है कि जो तुम्हारा जितना भी इंटेक होता है सब ओरल कैविटी से ही होता है, तो हमारा जो हाइजीन सबसे पहले जो है पुअर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाइजीन यदि पुअर होता है तो उसमें सलाइवेशन है हमारे मुंह के प्रक्रिया में, जिसके कारण जो है सलाइवेशन, यदि तुम्हारा जीरोस्टोमिया होता है जहाँ सलाइवेशन नहीं होता है, धीरे धीरे जब तुम इंटेक करती हो उसको धीरे धीरे जाता है, इसके बाद पता ही नहीं चलता है जो हमारा सलाइवेशन का रेशियो क्या है, इसके कारण धीरे धीरे करके हमारा पुअर ओरल हाइजीन होता है, जिसके कारण तरह तरह के गम्स डिजीज होते हैं जो हम लोग प्रारंभिक स्टेज में नहीं जांच कर पाते हैं, वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करता है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहला चीज़ करना क्या है, यदि ओरल कैंसर से बचना है या ओरल कैंसर की तरफ जाना है तो सबसे पहला है कि ओरल हाइजीन पूरा का पूरा मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, जितना भी डेलीटेरियस हैबिट है, जैसे टोबैको च्यूइंग हुआ या सुपारी च्यूइंग हुआ या गुटखा हुआ या एक्सेसिव इंटेक ऑफ कोई भी विटामिन चीज़ होता है ना, जैसे कोई भी हम लोग इंटेक ले रहे हैं विटामिन का, ये डिफिशियंसी या ओवर इंटेक भी कभी कभी जो ओरल कैंसर का कारण बन सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जब कभी भी हम लोगों का डाइट पे बात आता है तो न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से जितना भी डाइट है वो चीज़ लेने से कैंसर में ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये भोजन करने से या भोजन से कुछ हुआ है। ठीक है, केवल इसमें क्या होता है कि जो चीज़ जैसे हम प्लास्टिक का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है, या मान के चलो थर्मोकॉल का सीट, जिसमें हम लोग कभी कभी कहीं जाते हैं खाने उने में तो थर्मोकॉल का सीट यूज़ करता है, थर्मोकॉल का सीट यूज़ नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। यदि वो यूज़ किया जाता है तो किसी न किसी कारण में या किसी न किसी केमिकली रिएक्शन के कारण वो तुम्हारा ओरल कैविटी के आधार से गट उठ का सारा का कुछ सेल डैमेज करता है जो तब्दील हो सकता है कैंसर में। इसलिए हम लोग को पहला चीज़ है कि जो भी हमारे डेली यूजेज में चीज़ों देख पा रहे हैं, जैसे गुटखा हो गया, खैनी हो गया या
जो भी तुम्हारा इधर का डेलीटेरियस चीज़ है जो तुम्हारे दांतों को दिक्कत दे रहा है वो चीज़ को थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी तुम्हारा नशीली पदार्थ है उसको कंजम्पशन से बाहर निकालना ही पड़ेगा, तभी ओरल कैंसर से बचो। आपने नशीली पदार्थों का बात किया और फिर आपने एक वर्ड यूज़ किया टूथ कैविटी, जो कि तब्दील हो सकता है शायद। अब तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे बच्चों में, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन होती है एक्सेसिव स्वीट कंजम्पशन के वजह से उनके दांत में ऐसे कैविटी होना या दांत सड़ जाना बहुत कॉमन है, तो क्या वो भी उधर की तरफ जा सकता है, कैंसर की तरफ, या फिर वो एक नॉर्मल मतलब एक अलग ही चीज़ है, या उसका क्या इम्पैक्ट होगा? राइट, ये क्वेश्चन अच्छा है। बच्चों के केसेस में क्या होता है, जनरली जितना कुछ देख रही होगी छोटे बच्चे में, छोटा बच्चा जो है ज़्यादा इंटेक करता है या तो तुम्हारा कैडबरी का प्रोडक्ट या शुगर का कंजम्पशन। शुगर का कंजम्पशन वो किसी भी फॉर्म में ले सकता है, जैसे तुम्हारा चॉकलेट हो गया या चिपकने वाला चीज़, जैसे हम लोगों के आम बोलचाल भाषा में समझो, जैसे इंटेक लेता है, जैसे डेयरी मिल्क लिया तो उसके दांत पे चिपका हुआ रह गया, या एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ मिल्क, उसके बाद जो है माँ या तो उसको कुल्ला नहीं करा पाती है या वीनिंग नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो दांत पे चिपका हुआ रहता है। तो बच्चों का जो कैल्सिफिकेशन होता है एडल्ट के हिसाब से कम होता है, ठीक है, तो वो मोर प्रोन टू केरीज है, नॉट मोर प्रोन टू कैंसर है। बात समझ रही हो? कैंसरस वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, लेकिन वो केरीज का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है कि उसका डिफरेंट टाइप है, जैसे रोडेंट टाइप है, इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोलते हैं जो बच्चों में दिखता है, वो कैंसर ऐसा तब्दील नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटे बच्चे के केस में जो तुम्हारा पूरा का पूरा दांत डिके होता है तो उसको तुरंत जाके एक्सट्रैक्ट भी नहीं करवाना है, प्रिवेंटिव और पेलिएटिव ट्रीटमेंट कराना होता है पीडो पेशेंट में, मतलब बच्चे में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यदि केरीज लगा हुआ है तो सबसे पहला काम है एज ए डेंटल सर्जन वो सारा चीज़ को एक्सकेवेट करके उसको पूरा का पूरा हेल्दी कंडीशन में रखे। दूसरा, उसको बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फ्लोराइड का एप्लीकेशन करना पड़ता है, या तो टूथपेस्ट के फॉर्म में तो, या नहीं तो तुम अपने ऑफिस में बुला के उसको पूरा का पूरा फ्लोराइड का एप्लीकेशन उसको देते रहो, तो उससे क्या होगा, बचेगा। और धीरे धीरे क्या करता है, सबसे पहले बच्चे को ये वार्न करो ये चीज़ तुम्हारे लिए ख़राब है तो उसको हटाना है, और जितना स्टिकी फूड मटेरियल्स है वो बच्चे में नहीं ही देना चाहिए। यदि कोई बच्चा रात में दूध पी के सो जाता है और उसकी माँ उसको बोतल लगा के छोड़ देती है तो वो मिल्क जो है उसके पूरा ओरल कैविटी में रहता है, धीरे 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 करके वो डिके कराता है, जिसके कारण वो तब्दील हो जाता है डेंटल केरीज में, कैंसर में नहीं। बहुत अच्छा। तो बच्चों में कैंसर की जो संभावना है वो करीब ना के बराबर होती है, और थोड़े केयर से उसको ठीक किया जा सकता है अगर टूथ डेके होता है। अब बात करते हैं आंकड़ों की, तो करीब 68% लोग ओरल कैंसर की वजह से मर जाते हैं, जो जितने लोग उसमें से सफ़र कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि 68% लोग डाई कर रहे हैं। साथ ही में ये जो आंकड़े हैं ये पिछले 30 सालों में, 3 डेकेड्स में भी कोई इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं गया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम जिस देश में रहते हैं यहाँ का जो पॉपुलेशन है या एजुकेशनल वैल्यू देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग एजुकेशन का बात करेंगे और लैक ऑफ अवेयरनेस का बात करेंगे। ये दो मुद्दा है जिसके कारण जो है हम लोग भी अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक मुद्दा या यूथ के हिसाब से यदि सोचें तो हम लोग इसके लिए कुछ कर पाएंगे, उसके बाद बात करते हैं। लेकिन सबसे पहला बात है कि यहाँ लिटरेसी रेट पर पहले बात करूँ। लिटरेसी रेट बहुत कम है, जिसके कारण मैक्सिमम आदमी मजदूर तबके का है। मजदूर तबके का आदमी है तो वो प्रेशर में जब रहता है तो वो धीरे 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 करके मोर इनटेक करने लगता है कोई भी नशीली चीज़ों का, जो पता नहीं चलता है। जैसे अभी देखो यूथ कितना भी है तो स्मोक की तरफ आगे चले गया है, या धीरे 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 करके वो अपना सारा लाइफ स्टाइल बदल के अपना नशा की तरफ चले गया है। तो इन चीज़ों के कारण जो लिटरेसी रेट है, लोग एजुकेट नहीं है, लोग एजुकेट कर नहीं पा रहे हैं हम लोग, जिसके कारण ये डेथ रेट बढ़ा हुआ है। ठीक है, उसको ये पता ही नहीं है इसका कंजम्पशन कितना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे तुमको एग्जांपल दें, अभी जैसे हम लोग बार बार तभी से टोबैको पे बात कर रहे हैं। टोबैको एक प्राइम कारण है ओरल कैंसर का, प्राइम जो एटियोलॉजी कहा जाए और प्राइम कॉजेटिव एजेंट कहा जाए तो वो तुम्हारा टोबैको है। बट हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ टोबैको रखते हैं तो वो एरिया हम लोगों को पता नहीं है वो क्या करता है। धीरे धीरे वहाँ पर पहले एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं टोबैको पॉच केरेटोसिस। लेकिन उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यदि देखेंगे तो हम लोग उसको कैंसर बोल देते हैं। कैंसर ऐसा है नहीं वो, लेकिन धीरे 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 करके वो म्यूकोसा को डैमेज करता है, वो पूरा तुम्हारा चले जाएगा और धीरे धीरे करके वो तब्दील हो जाता है कैंसर में। तो यहाँ क्या है, जैसे हम तुमको समझा रहे हैं ये टोबैको पॉच केरेटोसिस हो सकता है, दैट इज़ माई डिफरेंशियल डायग्नोसिस।
डायग्नोसिस, वो मेरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, लेकिन वो प्रोग्रेस होके होगा। तो लेकिन इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हमको लिटरेसी रेट भी चाहिए, और नहीं तो हमको अवेयर करने के लिए हम जिस एरिया में जा रहे हैं, जहाँ की जनता ये समझ नहीं पा रही है कि हमको क्या करना नहीं करना है, तो उसको ये अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ क्यों हानिकारक है। उसके लिए कुछ वीडियो की ज़रूरत होती है, कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस जो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ चीज़ों हो उसको लेके जाना पड़ेगा, पोस्टर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा उन लोगों के बीच में, ताकि वो समझ पाए इन चीज़ों से ये चीज़ होता है। इसी कारण हमको लगता है अभी तक 68% आदमी का डेथ हो रहा है, और अभी भी इन चीज़ों पर हम लोग का लिटरेसी रेट और इधर जितना भी चीज़ देख पा रही हो, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है, जैसे अब तुम्हारे चैनल के माध्यम से हम एक काम ये करना चाहेंगे इस संदर्भ में, हम लोग जो है इसके लिए यूथ अवेयरनेस का प्रोग्राम, जैसे तुम अभी यूथ अपना चैनल लेके चला रही हो, तो उसमें ये देखना है कि हम लोग किस हिसाब से किसी न किसी सोशलाइजेशन के तहत हम लोग एक कैंप करें, जहाँ पर अच्छे तरीके से उन चीज़ों को मोटिवेट करें। आदमी का देन एंड देयर जो भी उनके पास टोबैको से रिलेटेड चीज़ है या मानो नशा का कोई चीज़ है जो लेके वो घूमता है, उसको हम लोग तुरंत ही ओथ दिला के हटा दें। तो इससे क्या होगा कि अवेयरनेस क्रिएट होगा, और हमको लगता है तुम्हारा जो ये डेथ रेट है उसमें कमी आएगा। ठीक है, तो इस माध्यम से हम लोग को थोड़ा चलना पड़ेगा, जिससे हम लोग अवेयर कर सकते हैं लोग। जैसे अवेयरनेस की बात की आपने कि वीडियोस दिखाने पड़ेंगे, तो जब हम मूवी देखने जाते हैं कोई भी, तो उसमें बहुत ही बड़े स्क्रीन पे ये प्ले होता है, जहाँ पे कुछ ओरल कैंसर्स की वीडियोस दिखाए जाते हैं, दिखाया जाता है कि कितना भयावह और भयानक हो सकता है। इसके बाद भी इस तरीके के रेट्स हैं। एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे यूथ के लिए इस चैनल के माध्यम से, ताकि जो लोग हैं वो समझ सकें कि एक डेंटल सर्जन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और किस तरीके से इसको वो परसीव कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए। हर कोई आदमी तो सिनेमा हॉल में जाके देख नहीं सकता है सिनेमा। जी। यदि यहाँ की लिटरेसी या यहाँ का एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तुम बात करो, तो यहाँ हर आदमी तो सिनेमा हॉल में जाएगा नहीं जो बड़े स्क्रीन को देखेगा। जिसके पास टीवी होगा वही देख पाएगा जो भाई हमारे स्क्रीन पे ये आ रहा है, या अवेयर करेगा। कुछ ऐसा भी तो सुदूर एरिया है जहाँ ना टीवी है, ना उसका आदमी वहाँ जा पा रहा है, ना उसका कोई आदमी इस चीज़ के लिए अवेयर है जो भाई क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ उन एरिया को चुनना पड़ेगा जहाँ की कुछ नहीं है, कोई साधन विहीन एरिया है, उसमें हम लोग को जाके एक अपना पर्टिकुलर कैंपेन चलाना होगा, जिसमें हम लोगों को तमाम चीज़ों को ले जाके आराम से उनको एजुकेट करने का यदि काम करेंगे। क्योंकि बीमारी जब भी फैलता है ना, बहुत ही सुदूर इलाका से ही आता है। हाईफाई एरिया में ज़्यादातर ओरल कैंसर का पेशेंट नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि वहाँ से स्क्रीनिंग करके लाओगी तो मैक्सिमम पेशेंट तुमको दिखेगा कहीं ना कहीं पुअर ओरल हाइजीन के कारण है, या मान के चलो वो उसका बहुत ज़्यादा हैबिट इतने दिन से है जिसके कारण उसको पता नहीं चल पा रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है सुपारी उपारी या गुटखा का, पता नहीं चलता, मुँह कम खुलता है। तो इसके लिए एक ड्राइव चलना चाहिए मेरे समझ से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ड्राइव है कि हमारा कैंपेन पहले सुदूर इलाका से चलना चाहिए, और इसमें वहाँ के लोकल बॉडी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मानो किसी पंचायत में गई या कहीं गई, तो वहाँ के लोकल बॉडी जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, तो हम लोग एक नोटिफाई करके वहाँ जाएंगे, और कुछ उस टाइप के तबके के लोग को वहाँ बुला के कैंपेन किया जाएगा। जहाँ नहीं तो घर घर कैंपेन करके ये अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है, ये चीज़ आपके लिए हानिकारक है। 1 से 2 ट्राई में तो हमको लगता है लगभग 60% तो सेसेशन हम लोग कर ही सकते हैं। 60% सेसेशन यदि हुआ तो इस रेट में जो तुम अपना रेट बता रही हो 68%, मान के चलो हम लोग यदि ऐड उसमें 12% भी करेंगे तो वो तुम्हारा लगभग 80% तक तो चले ही जाएगा। जिसकी कमी है उसके लिए हम लोगों को एक अपना कैंपेन और अपना एक ड्राइव चलाना पड़ेगा। यदि तुम लोग चाहोगे तो फिर जो हमारे कलीग हैं वो तुम्हारे साथ में आएंगे और कैंपेन और ड्राइव में चलेंगे। बिल्कुल, हमारी ये कोशिश रहती है कि समाज को एक पॉजिटिव तरीके से हम आगे बढ़ा सके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सब की जिम्मेदारी होती है। तो आपने जैसे कि अभी सुना कि हम ओरल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल आपसे जो मेरा है कि कुछ हैबिट्स, जो कुछ डेली हैबिट्स है जिसको के बदल के बचा जा सकता है ओरल कैंसर होने से। सबसे पहला देखो, तरह तरह का हैबिट्स है। जैसे सबसे पहला बार बार हम एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, जो मेन कारण है वो टोबैको है। टोबैको सेसेशन एकदम मस्ट है। कहने का मतलब है खैनी यदि आपके घर में है, खैनी किसी भी फॉर्म का, अब समझो यहाँ पर खैनी कहने का ये मतलब नहीं होता है कि जो आदमी पूरा वो हाथ पे यूज करता है वही है, लेकिन किसी भी फॉर्म में, जैसे सिगरेट के फॉर्म में हो या किसी पाइप में डाल के वो पी रहा है या किसी भी एंगल से वो ले रहा है, तो उन चीज़ों को सबसे पहले क्विट करना पड़ेगा। और ये करने से हमको लगता है कुछ ना कुछ आंकड़े में चेंजेस होगा। क्योंकि सबसे बड़ा, क्योंकि आदत क्या है हमारे इंडिया में, जो आदमी खैनी खाता है ना तो उसका रस धीरे धीरे करके ना वो मुँह में ही रखता है, वो बाहर भी नहीं फेंकता है। तो धीरे धीरे जहाँ वो जाता है वो तुम्हारा ओरल म्यूकोसा को
को डैमेज करना शुरू कर देता है, उसको उसका दुष्प्रभाव पता नहीं है। तो जिसके कारण अभी तुमको बोले ड्राइव का ज़रूरत है, तो उसमें वही वीडियो या मानो उन चीज़ों को थोड़ा पॉइंट करके रखना पड़ेगा, जिसके कारण ये चीज़ समझ में आएगा। और देखो एक यहाँ पर सबसे कॉमन पॉइंट है, ये तो खैनी का बात हो गया, मेन महिलाओं में यहाँ जो देखा जा रहा है, हम तो जितना दिन से प्रैक्टिस में है हम ये देख पा रहे हैं, मैक्सिमम महिला जो सुदूर इलाका का है या मानो कहीं दूसरे जिला या प्रांत का है, वो गुल इस्तेमाल करता है, जो तुम्हारा टोबैको कहीं फॉर्म में चुड़ा हुआ चीज़ रहता है। वो करने से भी ओरल म्यूकोसा पूरा डैमेज होता है, जनरली कलर भी चेंज होता है दांतों का, लेकिन ये जब बताओगे तो उसको समझ में नहीं आता है। तो धीरे धीरे जब इंटेक गुल का बढ़ता है तो तुम्हारा ओरल म्यूकोसा उससे भी डैमेज होता है, जो कि कैंसर का प्रोन टू कैंसर हो जाता है, और वही एक रीजन है। बात अब ये है। दूसरा बात क्या है कि एक्सेसिव यूज ऑफ तुम्हारा एरेका नट जो सुपारी है, उसको भी तुमको पूरा का पूरा बंद करना पड़ेगा। कोई भी इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड दवाई या लॉन्ग यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड या लॉन्ग यूज ऑफ कोई भी दवाई यदि तुम ले रही हो, तो वो कम से कम हिस्ट्री डॉक्टर के साथ रखना चाहिए, और डॉक्टर वो चीज़ देखेगा जहाँ ये चीज़ चलने के लायक है तभी चला, नहीं तो हो सकता है उससे भी कैंसर फैल सकता है, पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा सेल कहाँ से डैमेज हो रहा है। तो इसीलिए सबसे पहला चीज़ है कि जो भी तुम्हारा डेलीटेरियस हैबिट में आता है, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको मस्ट बी क्विटेड, यही है। तो इसीलिए ये चीज़ है, तुम्हारा सबसे पहले इसी पे काम करना होगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी जैसे कि हमने जाना डॉक्टर रोहित कुमार से कि किस तरीके से हम ओरल कैंसर से बच सकते हैं, कैसे हम अपने कुछ आदतों को, नशीली पदार्थ को छोड़ने से, सिर्फ नशीली पदार्थ को छोड़ने से आप करीब करीब अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। 68% का जो आंकड़ा है ओरल कैंसर का, जो स्टडीज़ कहती है कि जिससे मृत्यु दर जो है वो 68% का है, वो कम हो सकता है। और आपकी और मेरी सबकी एक कोशिश अगर मिलकर रहेगी तो ज़रूर ऐसा होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।